तो भाई साहब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही थी, लेकिन सीटें आई महज 230 240। राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे सुलझाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार नहीं कर पाई। यहां तक कि जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272, वहां तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। आखिर क्या कारण रहा कि इतने सारे शोर शराबे, गाजे बाजे और तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटों पर रुक गई और उसे बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी। यानी एक तरफ चंद्रबाबू नायडू तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और दोनों है पलटी मार, क्योंकि दोनों भी कभी भी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर। तो इस मौके पर आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर वो मुख्य कौन सी वजह रह गई जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई, जबकि मोदी का ऑरा भी था, 370 भी हटाया गया, राम मंदिर भी बनवाया गया। इसमें पहली वजह है ओवर कॉन्फिडेंस। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बुरा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो किसी से वोट मांग ही नहीं रहे थे। वो बस बता रहे थे कि मोदी जी 400 पार ला रहे हैं। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि हमको वोट दो तब 400 पार आएगा। उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि मोदी जी 400 पार लेकर आ रहे हैं। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो तब 400 पार आएगा। कोई भी नेता, कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड में लोगों से वोट मांगते नहीं दिखा, बल्कि 400 पार की पब्लिसिटी करते हुए दिखा। हर एक कार्यकर्ता के दिमाग में ये था कि अब 272 और 300 की तो बात रही ही नहीं, वो तो हम बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। अब लड़ाई 400 पार की है, और वो भी मोदी जी के करिश्मे की वजह से कहीं ना कहीं 400 पार आ जाएगी। कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं मांगा, ग्राउंड में जाकर लोगों को मोटिवेट नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वोटर वोट डालने नहीं निकले, क्योंकि वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जीत ही तो रहे मोदी जी, मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, एक के वोट न देने से क्या हो जाएगा। ऐसा कर करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कोर वोटर्स ने यही सोच लिया। अब आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज लगातार डाउन हो रहा था, और इसको इस रणनीति से समझा गया कि लोग बदलाव नहीं चाहते, इसलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। जबकि बीजेपी के लोग और बाकी पार्टियों के लोग वोट डालने निकल ही नहीं रहे थे। बाकी पार्टी के कह रहे थे कि मैं एक वोट दे भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि मैं एक वोट नहीं भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि हर एक बड़े तबके के नेता में इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहा, इतना उत्साह, इतना ज्यादा अति उत्साह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों से संतोष करना पड़ा। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है। अगर आप अब तक नहीं समझे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिले इन परिणामों से समझ लीजिए कि ग्राउंड में जाके मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है संविधान बदलने का नैरेटिव। जब मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने इसको सीधे इस तरीके से काउंटर किया कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि 400 पार। और विपक्ष को छोड़िए, बहुत सारे बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और बीजेपी के बड़े नेता ये कहने लग गए कि अगर संविधान में बदलाव करना है तो बहुमत 2/3 से भी ज्यादा चाहिए। मतलब एक पूरा नैरेटिव बन गया कि इस बार मोदी जी आने वाले हैं, संविधान बदल देंगे, बहुत सारी चीजें परिवर्तित कर देंगे, देश में नियम कायदे कानून बदल देंगे, अब कहीं मोदी ऐसा ना कर दें कि चुनाव ही ना हो। ये एक नैरेटिव विपक्ष ने ऐसा फैलाया कि इसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसे समझने की जरूरत है कि संविधान बदलना है। ये बात काफी हद तक तो लोगों को पता थी कि भाई मोदी संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं, अगर 400 पार आई भी तब भी वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन एक निचले तबके के लोग जिनके दिमाग में विपक्ष ने केवल ये भर दिया कि संविधान बदलने के लिए 400 पार लाया जा रहा है, ये तो बड़ी बात हो गई, जिससे एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से छिटक गया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जिस पर सबसे ज्यादा अभी तक बीजेपी की तारीफ होती थी, वही इस बार बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई, और वो है बीजेपी की सोशल मीडिया टीम। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम पता नहीं इस बार कहां सो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम मेहनत कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब विपक्ष अगर कोई नैरेटिव फैलाता है तो विपक्ष के उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी आईटी सेल के पास कोई चीज ही नहीं थी। ले दे के विपक्ष की हर बात पे राम मंदिर, ले दे के विपक्ष की हर एक बात पे धारा 370, ले दे के विपक्ष की हर बात पे कि मोदी के सामने कौन है, हर बात पे कि तुम तो इतने सारे चोर इकट्ठे हो गए, अकेले मोदी, अकेला शेर सब पर भारी है। मतलब कि फैक्ट्स के साथ विपक्ष के नैरेटिव्स को काउंटर नहीं किया गया। बीजेपी आईटी सेल ले दे के वही जो वीडियो मोदी के आ जाए उनको रिट्वीट कर दो, जो नड्डा के वीडियो उनको रिट्वीट कर दो, अमित शाह के जो वीडियो उनको रिट्वीट कर दो, उनको डाल के, उनको बना के और उनको सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दो और बोल दो कि 400 पार 400 पार 400 पार लाने के लिए अमित शाह ने फला जगह रैली संबोधित करी। एक जो मेन आईटी सेल का काम होता है उस व्यक्ति तक पहुंचना जो व्यक्ति वोटर है,
उस व्यक्ति तक पहुंचना जो आपको वोट नहीं देना चाहता और उस व्यक्ति तक भी पहुंचना जो आपको वोट देना चाहता है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये एक बड़ी कमजोर कड़ी रहेगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की तारीफ होती थी। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, जिले में और यहाँ तक कि स्टेट और हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये मुख्य वजह थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावों के दौरान कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी रहे जिन स्टेटमेंट्स ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा पीछे लाके इस चुनावी रेस में खड़ा कर दिया। जैसे मंगलसूत्र वाला बयान, इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान वाला बयान है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। इस पर विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष के बड़े बड़े नेता आए, कपिल सिब्बल जैसे नेता आए, उन्होंने इसका काट किया। उन्होंने जर्नलिस्टों को ये तक कह दिया कि आप मुझे वो स्टेटमेंट दिखाइए, आप मुझे पीएमओ की वेबसाइट पर अपलोड वो भाषण की कॉपी दिखाइए जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। और ये बात विपक्ष ने बहुत अच्छे से टैकल कर ली कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मतलब आप समझ लीजिए कि विपक्ष ने बहुत सारी चीजों में ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी की गेंद बीजेपी के मुंह में ही लग रही थी इस बार। और 400 पार की तो बात ही क्या करनी है। मतलब मुझे समझ नहीं आया यार कि 400 पार। और देखिए माहौल जब बदलने लग गया पहले और दूसरे फेज के बाद, तब मोदी जी भी ये समझ गया कि 400 पार नहीं आनी। इसलिए एक बड़े टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कहां ले जा रहा हूं इनको। मतलब पहले तो 400 पार का माहौल बनवाया गया, फिर प्रशांत किशोर जैसे लोगों का इंटरव्यू करवा के कहा जाता है कि मोदी जी 400 पार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, दरअसल वो विपक्ष को भटका रहे हैं। और इसके बाद खुद मोदी ने भी एडमिट कर लिया कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं इनको कहां लेके जा रहा हूं। कुल जमा भारतीय जनता पार्टी जैसा कैडर, भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता, तहसील, गांव, पंचायत और हर एक स्तर पर सधे हुए लोगों का जमावड़ा, प्रधानमंत्री जैसा चेहरा, इतने सालों का शासन, 10 सालों का शासन, 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीटें मिली हैं तो उसकी मुख्य ये वजह रही। हो सकता है कि मेरे से 1-2 चीजें छूट गई हूं, या हो सकता है मैं सारा गलत हूं, या फिर हो सकता है कि मैं आपकी नजर में सारा सही बोल रहा हूं। लेकिन सही है गलत है ये आप बताइए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।